नमस्कार दोस्तों। आज से हम जो है कि समीक्षा अधिकारी की जो आगामी परीक्षा होने वाली है, जो कि 2023 में विज्ञापन आया था, 2024 में हुई थी 11 फरवरी को, परंतु वह जो कि परीक्षा पेपर लीक हो जाने के कारण रद्द हो गई थी। फिर वह जो है कि सुनने में आ रहा है मार्च या अप्रैल में होने वाली है। तो उसके लिए आज से हम जो है कि डेली 40 से 45 या 55 प्रश्नों का जो है कि टेस्ट सीरीज़ देखेंगे। तो आज उसी कड़ी का ये पहला टेस्ट है आप सबके सामने। आप लोग भी जो है कि इसको अपने जो है कि पास करके जो प्रश्न होगा उसको जवाब देने की कोशिश करिएगा। बाकी हम तो व्याख्या बताएंगे ही। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आप सबके सामने, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन है कि कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। दूसरा कथन है कि भारतीय मानक समय की यामियोत्तर रेखा तथा कर्क रेखा दोनों मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ से गुजरती हैं। तीसरा विकल्प है कि कर्क रेखा 8 राज्यों से तथा मानक समय की यामियोत्तर रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। और चौथा विकल्प है साथियों कि भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधों में नहीं है। तो इनमें से हमको आपको असत्य कथन देखना है। तो इसका जो असत्य कथन है वो है ऑप्शन डी। भारत का जो विस्तार है वह है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। तो इस तरह से साथियों भारत उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में विस्तारित है, जबकि विकल्प में दिया है कि भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में नहीं है। बाकी के जो तीनों विकल्प हैं वो सही हैं। तो ये तीनों विकल्प हमको आपको याद रख लेना है। जो कर्क रेखा है वो देश के बीच से गुजरती है और यह 8 राज्यों से जाती है, जिनमें से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम हैं। और उसके बाद भारतीय मानक समय की यामियोत्तर रेखा, जिसे 82.5 डिग्री जो रेखा है भारत की देशांतर रेखा, उसको जो भारत का मानक समय यामियोत्तर रेखा माना गया है, यह जो है साथियों ये कर्क रेखा और जो है कि यह भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो ये जो जिन राज्यों से गुजरती है उनका नाम है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। इतने राज्यों से यह रेखा गुजरती है। आप लोग जब भारत के मैप में देखेंगे तो इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा और एकदम याद कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। तो और जो कर्क रेखा है साथियों, तो कर्क रेखा भी देखिए ऑप्शन बी में दिया है कि भारतीय मानक समय की यामियोत्तर रेखा तथा कर्क रेखा दोनों मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ से गुजरती है। तो सही बात है, दोनों ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से गुजरती हैं। अगला कदम बढ़ के एक और सवाल बना सकता है कि भारत की यामियोत्तर रेखा और जो है कि भारत की मानक समय रेखा और भारत की कर्क रेखा दोनों एक दूसरे को किस राज्य में जो है कि काटती हैं। तो ये भी हमको आपको याद रखना है। और मानक समय यामियोत्तर रेखा ये दोनों एक दूसरे को जो है कि छत्तीसगढ़ राज्य में काटती हैं। अब तक ऐसा जो है कि कभी भी किसी भी परीक्षा में विकल्प बना के नहीं पूछा गया है, लेकिन अगर मैप बेस्ड कोई एग्जामिनर होगा वो बना देगा तो ये प्रश्न नवीनतम हो जाएगा और जो है कि कठिनतम सवालों में गिना जाएगा। तो ये भी हमको आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न से संबंधित जितनी भी जरूरत की बातें थी सब हमने आपको बता दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों कि जाफरान देसी केसर की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, जाफरान जो है कि देसी केसर की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन दिया है कि करेवा, दूसरा है कि रेगुर मिट्टी, देसी जाफरान देसी केसर जिसको कहते हैं की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। करेवा यहाँ पे मिट्टियों का नाम दिया है कि किस मिट्टी में यह जो होता है, रेगुर मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी और कछारी मिट्टी। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है करेवा। करेवा इसका जो है कि सही जवाब है। देखिए, करेवा जो है यह हिमनद, चिकनी मिट्टी तथा दूसरे पदार्थों का हिमोड पर मोटी परत के रूप में जमाव है। यह जाफरान की कृषि के लिए जो है कि प्रसिद्ध है। अब देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि मिलेट्स, जो कि मोटे अनाज को इंग्लिश में मिलेट्स कहते हैं, जिनको श्री अन्न नाम से संबोधित किया जाएगा, के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित उत्कृष्टता केंद्रों में से कौन सही है। तो इसमें विकल्प दिया है बाजरा हेतु चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, ज्वार हेतु भारतीय मिलेट्स संस्थान हैदराबाद, अन्य छोटे मिलेट्स हेतु कृषि विश्वविद्यालय बेंगलुरु, उपर्युक्त तीनों। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों।
देखिए, मिलेट्स जिसे श्री अन्न या न्यूट्री अनाज कहते हैं के लिए भारत सरकार द्वारा 3 उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की गई है। बाजरा हेतु चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, ज्वार हेतु भारतीय मिलेट्स संस्थान हैदराबाद तथा अन्य छोटे मिलेट्स हेतु जो है कि कृषि विश्वविद्यालय बेंगलुरु। ये आपको हमको याद रखना है। तो इस तरह से उपर्युक्त तीनों विकल्प जो है कि सही है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप सबके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। अदरक के सामने दिया है प्रकंद, अलसी के सामने दिया है रबी की फसल, गेहूं के सामने दिया है फलेरिस माइनर और चना के सामने दिया है नीलम। तो इसमें साथियों जो सुमेलित नहीं है वो है चना और नीलम जो है कि सुमेलित नहीं है। देखिए, अदरक का तना जो है वह प्रकंद होता है और अलसी जो है यह रबी की फसल है और फलेरिस माइनर गेहूं का खरपतवार है, जबकि नीलम अलसी तथा आम की प्रजाति है। नीलम किसकी प्रजाति है? अलसी तथा आम की प्रजाति है, जबकि इसके सामने दिया है चना। तो यही जो है कि मिसमैच है। अब आगे देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 है कि तुरामडीह दोमाइसाइट तथा गोगी प्रसिद्ध हैं मैंगनीज के लिए, लिग्नाइट के लिए, यूरेनियम के लिए, निकेल के लिए। तो ये जो प्रसिद्ध है साथियों ये है यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, तुरामडीह पूर्वी सिंहभूम झारखंड जिले में स्थित है जो यूरेनियम खनन के लिए जाना जाता है, और दोमाइसाइट मेघालय राज्य में तथा गोगी कर्नाटक राज्य में है। तो ये हमको आपको याद रखना है। दोमाइसाइट जो है यह कहाँ है साथियों? ये मेघालय राज्य में है तथा गोगी जो है यह कर्नाटक राज्य में है, जो यूरेनियम केंद्र के लिए जाने जाते हैं। और लंबापुर जो है यह तेलंगाना में स्थित है, यह भी जो है कि यूरेनियम के लिए जाना जाता है। तो ये यूरेनियम से संबंधित स्थानों के नाम दिया था और पूछा था, और इनमें से जो है कि खनिजों का नाम दे दिया था कि किसके लिए प्रसिद्ध है। तो हमको आपको याद रखना है कि तुरामडी जो है वह पूर्वी सिंहभूम झारखंड जिले में स्थित है, ये भी यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, यूरेनियम खनन के लिए। और उसके अलावा जो है कि दोमाइसाइट जो कि मेघालय राज्य में है तथा गोगी जो है वह कर्नाटक राज्य में है, और ये सब जो है कि यूरेनियम केंद्र के लिए जाने जाते हैं। और लंबापुर जो है कि यह तेलंगाना में स्थित है, यह भी यूरेनियम के लिए जाना जाता है। तो चलिए साथियों, इतना रहा। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। भारतीय जल प्रबंधन संस्थान भुवनेश्वर, राष्ट्रीय कृषि कीट संसाधन ब्यूरो अजमेर, राष्ट्रीय सूकर अनुसंधान केंद्र गुवाहाटी, राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र हैदराबाद। तो इसमें साथियों जो सुमेलित नहीं है वह है कि राष्ट्रीय कृषि कीट संसाधन ब्यूरो यह अजमेर में न हो करके ये कहीं और है। तो हम व्याख्या में आपको बता रहे हैं। चलिए देखिए, राष्ट्रीय कृषि संसाधन ब्यूरो साथियों यह जो है कि बंगलुरु में है, बंगलुरु कर्नाटक में है, और बाकी सभी विकल्प जो हैं वो सही हैं। राष्ट्रीय पशु पोषण एवं शरीर क्रिया विज्ञान संस्थान, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान भी बेंगलुरु में है। तो बेंगलुरु में और कौन कौन सा संस्थान है ये हमको आपको याद रख लेना है। तो राष्ट्रीय कृषि कीट संसाधन ब्यूरो के अलावा राष्ट्रीय पशु पोषण एवं शरीर क्रिया विज्ञान और भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान ये भी जो है कि बेंगलुरु में हैं। और राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है साथियों? यह अजमेर में है। तो जो अजमेर इसके सामने दिया है, तो अजमेर में क्या है? राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। शांति का सागर किस ग्रह या उपग्रह पर है? तो इसका जो सही जवाब है साथियों वह है चंद्रमा। देखिए, चंद्रमा के काले धब्बे वाले क्षेत्र को जो है कि लैटिन भाषा में मेरे MARE कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है सागर। और चंद्रमा पर एक प्रसिद्ध मेरे सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी है, जिसे शांति का सागर के नाम से जाना जाता है। इसी भाग पर 20 जुलाई 1969 को संयुक्त राज्य अमेरिका का अपोलो 11 मिशन जो है कि वह उतरा था, और जिसमें नील आर्मस्ट्रांग, माइकल कोलिंस और एडविन एल्ड्रिन यात्री थे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। लायर घाटी फ्रांस, चितवन घाटी नेपाल, और सेक्रेड घाटी इंडोनेशिया, और वोल्गन घाटी ऑस्ट्रेलिया। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। चलिए देखिए, कहीं एक से अधिक तो नहीं दिया विकल्प बना करके कूट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। नहीं, बस इतने में से ही मतलब हमको चुनना है। तो इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है।
तो इनमें से जो युग्म सही नहीं है साथियों वो है सेक्रेड घाटी, जो इंडोनेशिया में दिया है। यह सेक्रेड घाटी इंडोनेशिया में नहीं है, बल्कि यह कहाँ है, पेरू में है। जबकि इंडोनेशिया में जो घाटी है उसका नाम है बादा घाटी, और बाकी सभी जो है कि सही है। मतलब लायर घाटी फ्रांस में है, चितवन घाटी नेपाल में है, सेक्रेड घाटी जो इन्होंने इंडोनेशिया दिया है वह इंडोनेशिया में ना होकर के वह पेरू में है, और इंडोनेशिया में जो घाटी है उसका नाम है बादा घाटी, और बाकी वोल्गन घाटी ऑस्ट्रेलिया में ही है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आप सबके सामने कि निम्नलिखित सागरों का पूर्व से पश्चिम सही क्रम है। पूर्व से पश्चिम इन सागरों का सही क्रम पूछा गया है। अरल सागर दिया है, फिर कैस्पियन सागर, फिर काला सागर, फिर भूमध्य सागर, और ऑप्शन बी दिया है कि भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर। फिर ऑप्शन सी दिया है कि काला सागर, भूमध्य सागर, अरल सागर, कैस्पियन सागर। ऑप्शन डी दिया है कैस्पियन सागर, अरल सागर, भूमध्य सागर, काला सागर। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वह है ऑप्शन ए का जो सही है, वो ऑप्शन ए जो दिया है वही विकल्प सही है कि सबसे पूर्व में दिए हुए सागरों में सबसे पूर्व में अरल सागर है, अरल सागर के बाद है कैस्पियन सी, कैस्पियन सी के बाद ब्लैक सी, ब्लैक सी के बाद है मेडिटेरेनियन सी। तो ये जो है कि सागरों का पूर्व से पश्चिम क्रम जो है सही है। देखिए दिए गए सागरों का पूर्व से पश्चिम क्रम ये है जो हमने जो बताया वो है कैस्पियन सागर साथियों। इसके बारे में और जान जाइए। कैस्पियन सागर एक आंतरिक जलीय क्षेत्र जिसको झील कहते हैं वह है, जो विश्व की सबसे बड़ी झील है क्षेत्रफल में, और अजरबैजान की राजधानी बाकू जो है यह कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है। तो इतना कथन इस प्रश्न से संबंधित हमको आपको जानने लायक था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है कि रोगुन तथा नूरेक बांध स्थित हैं। रोगुन तथा नूरेक बांध स्थित हैं ताजिकिस्तान, मेक्सिको, जॉर्जिया, ईरान। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वह है ताजिकिस्तान। नोरुक बांध कहाँ है, रोगुन तथा नूरेक बांध जो है यह ताजिकिस्तान में है। देखिए रोगुन तथा नूरेक बांध ताजिकिस्तान में स्थित है। रोगुन को विश्व का सबसे ऊंचा बांध माना जाता है, और मैनुअल मोरेनो टॉरेस मैक्सिको में, झुंझरी जॉर्जिया में तथा बख्तियारी ईरान में स्थित बांध हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। पूछ रहा है कि कौन किसका सुमेलन जो है वह गलत है। तो इसमें से जिसका सुमेलन गलत है वो हमको आपको देखना है। अब देखिए चल्याम्बिस्क धातु और सैन्य मशीनरी उद्योग के सामने दिया है, और ग्लासगो के सामने दिया है पोत निर्माण उद्योग, ओसाका के सामने दिया है कांच निर्माण उद्योग, और नगोया के सामने दिया है सूती वस्त्र तथा ऑटोमोबाइल उद्योग। तो इसमें जो साथियों मिसमैच जोड़ी है वो है ओसाका। ओसाका के सामने कांच निर्माण उद्योग दिया इन्होंने, जबकि ओसाका जो है वो जापान का प्रमुख शहर है जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है, और कांच निर्माण उद्योग के लिए वेसिन जो है कि इटली को, वेनिस जो इटली का शहर है उसको जाना जाता है। तो इस तरह से ओसाका का क्या उद्योग, ओसाका में कौन सा उद्योग प्रमुख है, ओसाका में है सूती वस्त्र उद्योग जो कि प्रसिद्ध। आई थिंक हमें लगता है इसे जापान का ही मैनचेस्टर भी कहा जाता है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है साथियों कि भारतीय एग्जिम बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद। तो इसका सही जवाब है मुंबई। देखिए वर्ष 1982 ईस्वी में संचालित भारतीय निर्यात आयात बैंक, जिसको कि इंडिया एग्जिम बैंक भी कहा गया, भारत में एक विशेष वित्तीय संस्थान है। इस बैंक का प्राथमिक कार्य भारत में के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को वित्त पोषित करना और सुविधा प्रदान करना और बढ़ावा देना है। इसका मुख्यालय जो है कि वह मुंबई में स्थित है। भारतीय एग्जिम बैंक का काम भी हमने बता दिया और इसका मुख्यालय कहाँ ये भी बता दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत के वर्ष 2023-24 के बजट का आकार कितना है। तो साथियों ये पुरानी बात हो गई। अब 2023-24 के बजट के बाद 2024-25 का भी बजट आ गया है। अब हमें लगता है जब तक हम लोगों का एग्जाम होगा तब तक 2025-26 का भी बजट आएगा, तो इस प्रश्न को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर आप लोग जानना चाहें तो इसका जो बजट का आकार था वो था 45,03,97 करोड़ रुपया। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन जो है कि ए सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन दिया है साथियों कि केंद्रीय वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, आरबीआई का गवर्नर, क्रमवार रूप में राज्यों के वित्त मंत्री। तो इसका सही जवाब है साथियों कि केंद्रीय वित्त मंत्री। देखिए जीएसटी परिषद जो है एक संवैधानिक निकाय है जो वस्तु एवं सेवा कर
जीएसटी से जुड़े मुद्दों के संबंध में केंद्र या राज्य सरकारों को सिफारिशों के लिए जिम्मेदार है और यह परिषद केंद्र व राज्यों का संयुक्त मंच है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष जो होता है केंद्रीय वित्त मंत्री। अब अगला सवाल है साथियों क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने से क्या प्रभाव पड़ेगा। कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक अगर बैंक दर को कम कर दे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। बाजार में अधिक तरलता जो है कि होगी और बाजार में कम तरलता होगी। बाजार में तरलता में कोई बदलाव नहीं होगा और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है साथियों, जो इकोनॉमिक्स का थोड़ा बहुत भी समझा होगा वो ये जाने का, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो अगर बैंक दर को कम कर देती है तो मार्केट में जो है कि तरलता बढ़ जाती है। तो इसका ऑप्शन ए जो है कि सही हो जाएगा। देखिए, बैंक दर वह दर होता है जिस पर रिजर्व बैंक विनिमय पत्र या अन्य वाणिज्यिक पत्र जो है कि खरीदता है या उनकी पुनर्भुनाई करता है। रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने के से जो है कि बाजार में अधिक तरलता बढ़ जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कि भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्राक्कलन के लिए वर्तमान में आधार वर्ष क्या है। तो आधार वर्ष साथियों आपको जानना चाहिए 2011-12 जो है कि वर्तमान में स्थिर मूल्यों पर जो जीडीपी जारी की जाती है उसका आधार वर्ष है। देखिए, भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्राक्कलन के लिए वर्तमान में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसको एनएसओ कहते हैं, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, द्वारा वर्ष 2011-12 को आधार वर्ष के रूप में जो है कि प्रयोग किया गया। तो आपको यह भी याद रखना होगा कि भारत में जीडीपी का मूल्यांकन या जीडीपी का मेजरमेंट कौन करता है, तो वह करता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। योजनाओं का नाम दिया है और सामने जो है कि प्रारंभ का वर्ष दिया है। देखिए साथियों, इसमें जो है कि पीएम जन आरोग्य अभियान 2018, फिर दिया है कि समेकित बाल विकास सेवाएं 1975, फिर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो इसमें जो है साथियों प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है ये दिया है 2007, जबकि यह 2007 में न होकर के 9 मई 2015 को कोलकाता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई थी। तो यही जो है कि मिसमैच है, बाकी सब सही है। तो बाकी सबको आपको याद रख लेना है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत 2018 में हुई थी, समेकित बाल विकास सेवाओं की शुरुआत जो है कि 1975 में हुई थी और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत जो है कि 2005 में हुई थी। अब चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। भारत में मानव जीवाश्म का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में मिलता है, तो ये बात सही है। उसके बाद है कि नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा नामक पुरा स्थल से मानव जीवाश्म का प्रथम साक्ष्य मिलता है। तीसरा विकल्प है कि ऋग्वैदिक काल की दृश्यद्वती नदी का आधुनिक नाम गंडक है। और ऑप्शन डी है कि ऋग्वैदिक के प्रथम मंडल के रचयिता मधुछामदा तथा मेघातिथि थे। तो इसमें जो सही हम लोगों को छांटना है कि जो कथन सही नहीं है, तो साथियों ऑप्शन सी जो है वह सही नहीं है। देखिए, ऋग्वैदिक काल की दृश्यद्वती नदी का जो आधुनिक नाम है वह है घग्गर। गंडक नदी को जो है कि ऋग्वैदिक काल में सदानीरा कहते थे, जबकि इन्होंने विकल्प में सी में दिया है कि ऋग्वैदिक काल की दृश्यद्वती नदी का आधुनिक नाम जो है कि गंडक है। गंडक किसका था साथियों? गंडक जो है कि ऋग्वैदिक काल में सदानीरा को कहते थे। गंडक नदी को जो है कि ऋग्वैदिक काल में सदानीरा कहते थे और जबकि जो है कि दृश्यद्वती किसका नाम था? घग्गर नदी का। और बाकी विकल्प जो हैं कि वो सही है, तो उनको एक बार पुनः पढ़ते हैं कि भारत में मानव जीवाश्म का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? नर्मदा घाटी में मिलता है और नर्मदा घाटी में स्थित हथनौरा नामक पुरा स्थल से जो है कि मानव का जीवाश्म का प्रथम साक्ष्य मिलता है। और ऑप्शन डी भी सही है कि ऋग्वेद के प्रथम मंडल के रचयिता कौन है? मधुछामदा और मेघातिथि। अब क्वेश्चन नंबर 19 है साथियों कि जैन तीर्थंकरों में से किसका निर्वाण स्थल चंपापुरी था? नेमिनाथ, ऋषभनाथ और वासुपूज्य या महावीर स्वामी। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है कि चंपापुरी। देखिए, चंपापुरी किसका था? हाँ, चंपापुरी। तो इसकी व्याख्या देखिए कि जैन धर्म में 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य का जन्म स्थान तथा निर्वाण स्थल जो है कि दोनों
चंपापुरी था और इनका चिन्ह जो है कि इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, इनका प्रतीक चिन्ह महिष और चंदापुरी बिहार राज्य में स्थित है। तो इस तरह से इसका जो सही विकल्प हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा वासुपूज्य, मतलब कि ऑप्शन सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो है कि अशोक के किस अभिलेख की तिथि खरोष्ठी है, किस अभिलेख की लिपि जो है कि खरोष्ठी है, शहबाजगढ़ी, कालसी, मनसेहरा, धौली या गिरनार शहबाजगढ़ी या शहबाजगढ़ी मनसेहरा। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है, देखिए शहबाजगढ़ी एवं मनसेहरा की लिपि जो है यह ब्राह्मी न होकर के क्या है, खरोष्ठी लिपि है। तो इस तरह से शहबाजगढ़ी और मनसेहरा, तो ऑप्शन डी जो है कि वह सही हो जाएगा। तो मतलब क्वेश्चन नंबर 20 का जो विकल्प सही है वह है ऑप्शन डी। देखिए साथियों अशोक के अधिकांश अभिलेखों की जो भाषा है वो प्राकृत तथा लिपि क्या है, ब्राह्मी है, किंतु शहबाजगढ़ी एवं मनसेहरा की जो लिपि है वह ब्राह्मी न होकर के क्या है, खरोष्ठी है। तो ये दो ऐसे उनके अभिलेख हैं अशोक के कि जो जिनकी लिपि क्या है, ब्राह्मी ना होकर के खरोष्ठी लिपि है। तो इस वजह से इनसे संबंधित सवाल बन जाता है। बाकी के सभी जो अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो प्राकृत भाषा में है तथा उनकी लिपि क्या है, ब्राह्मी लिपि है। अब क्वेश्चन नंबर 21 है साथियों कि ललितपुर उत्तर प्रदेश में स्थित दशावतार मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या है। पहला दिया है कि गुप्तकालीन यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, और दूसरा दिया है कि इस मंदिर के द्वार पर गंगा और यमुना देवियों की नक्काशी की गई है। विकल्प दिया है कि केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, और ना तो एक ना तो दो सही है। तो इसका जो सही जवाब है साथियों की ऑप्शन सी, मतलब कि इसके दोनों विकल्प सही हैं। देखिए इसके बारे में और जानते हैं। देखिए देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है यह उत्तर प्रदेश के देवगढ़ का उत्तर प्रदेश के जो है कि ललितपुर जिले में स्थित है, और यह भगवान विष्णु को समर्पित है यह मंदिर। और इस मंदिर के द्वार पर जो है कि गंगा तथा यमुना देवियों की नक्काशी की गई है, और इस मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति नर नारायण तपस्या के आकार में है। अब क्वेश्चन नंबर 22 है साथियों कि कृष्णदेव राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि हम्पी के विट्ठल मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। दूसरा विकल्प है कि इनके समय में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस विजयनगर आया था। और तीसरा है कि स्वरोचित मतलब स्वरचित संभव तथा आमुक्त माल्यद कृष्णदेव राय की रचनाएं हैं। अब देखिए इसमें से कूट चुनना है कि 1 2 3 सही है या 2 3 सही है केवल, या 1 और 2 सही है या 1 और 3 सही है। तो इस तरह से साथियों जो क्वेश्चन नंबर 22 के जो सही जवाब है वो है कि ऑप्शन मतलब कथन 1 और कथन 2 जो हैं वह सही है। चलिए तो देखते हैं कथन 1 और कथन 2 जो सही हैं उनके व्याख्या हम लोग देखते हैं। देखिए स्वरचित संभव तथा मनुचरित के रचनाकार अलसानी पेडुना थे जो कृष्णदेव राय के राजकवि थे। आमुक्त माल्यद कृष्णदेव राय की रचना है। शेष कथन जो है कि सही है। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है साथियों कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। अबुल फजल ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है। दूसरा है कि रॉल्फ फिंच फतेहपुर सीकरी और आगरा आने वाले प्रथम अंग्रेज व्यापारी थे। ऑप्शन सी है कि मजहर जारी करने के बाद अकबर ने सुल्तान ए आदिल या इमाम ए आदिल की उपाधि धारण की। ऑप्शन डी है कि थॉमस रो जहांगीर से फतेहपुर सीकरी में पहली बार मिला। अब देखते हैं कूट उट तो नहीं दिया है क्वेश्चन नंबर 3, नहीं क्वेश्चन नंबर 23 में अब हमको जो है कि कौन सा कथन सही नहीं है ये छांटना है। देखिए साथियों थॉमस रो जो है थॉमस रो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 18 दिसंबर 1665 को सर्वप्रथम सूरत पहुंचा था, और जहांगीर से उनको मिलने का अवसर जनवरी 1616 ईस्वी में अजमेर में मिला था। तो इस तरह से साथियों क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही है वो है ऑप्शन डी, कि ऑप्शन डी जो है कि इसमें कथन सही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन डी में दिया है कि थॉमस रो जहांगीर से फतेहपुर सीकरी में पहली बार मिला था, तो जबकि यह कहाँ मिला था, यह 1616 ईस्वी में अजमेर में मिला था। चलिए साथियों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 दिया है कि निम्नलिखित में से किसकी हत्या बैरम खां ने की थी। राणा सांगा और हेमू अधम खां या अगत खां। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वह है हेमू।
मतलब कि बैरम खान ने किसकी हत्या की थी, बैरम खान ने किसकी हत्या बैरम खान ने की थी, तो बैरम खान ने जो है कि हेमू की हत्या की थी। देखिए हेमू, जिसका नाम हेमचंद्र विक्रमादित्य भी मिलता है, जिन्हें भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य भी कहा जाता है, इनकी हत्या बैरम खान ने की थी। अधम खां की हत्या स्वयं अकबर ने की थी, और अधम खां महम अनगा का जो है कि पुत्र था। अब क्वेश्चन नंबर 25 है साथियों, कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। चौरी चौरा कांड 1922, संथाल विद्रोह 1855-56, दक्कन किसान का विद्रोह 1889, वेल्लोर का सिपाही विद्रोह। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो साथियों जो दक्कन का किसान विद्रोह हुआ था वो 1889 में न होकर के 1875 ईस्वी में हुआ था। बाकी का शेष विकल्प जो है कि सही है। तो इस तरह से जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तो हमको आपको ये सब याद रख लेना है कि चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था, संथाल विद्रोह 1855-56, और वेल्लोर का सिपाही विद्रोह जो है कि वह 1806 ईस्वी में हुआ था। और वेल्लोर के सिपाही विद्रोह को ही साथियों जो है कि 1857 का पूर्वगामी भी माना जाता है। ये भी कथन याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 26 है कि एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी। 1910 में, 1921 में, 1902 में और 1904 में। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है 1904 में। देखिए एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल एजुकेशन की स्थापना वर्ष 1904 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य क्या था कि योग्य विद्यार्थियों को विज्ञान पर आधारित उद्योगों का अध्ययन करने के लिए यूरोप, अमेरिका और जापान भेजना था। अब क्वेश्चन नंबर 27 है साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन के संस्थापकों में से एक थे। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन के संस्थापकों में से एक थे HN कुंजरू, श्री राम वाजपेयी, रघुनाथ राव या नारायण मल्हार जोशी। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, हाँ क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही जवाब है साथियों उसकी व्याख्या सुनिए। देखिए भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना जो है यह 1887 ईस्वी में हुई थी, और MG रानाडे तथा रघुनाथ राव द्वारा यह की गई थी। और इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य जो है कि वह बहुविवाह, बाल विवाह एवं कुलीनवाद जैसी कुप्रथाओं का समापन करना था। तो इस तरह से साथियों क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्योंकि इसके संस्थापकों में से कौन कौन थे, इसके संस्थापकों में थे रघुनाथ राव और MG रानाडे। तो केवल रघुनाथ राव दिए हैं तो ये सही हो जाएंगे। अगर MG रानाडे दिया रहता तब वही विकल्प बनाता कि एक से अधिक, मतलब कि एक से अधिक विकल्प इसके सही होते, तब कूट बना करके देता। देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28 का कि उत्तर प्रदेश फिल्म नीति को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मंजूरी कब प्रदान की गई। ये करंट अफेयर का सवाल हो गया साथियों। तो 2023 के हिसाब से पूछा था जब ये परीक्षा कंडक्ट होने वाली थी, तो इसको जानना हमारे आपके लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। वैसे अगर इसको आप लोग जानना चाहें, कभी कभी पुराना करंट अफेयर भी रिपीट कर देता है, तो इसका जो सही जवाब है साथियों कि फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है कि फिल्म नीति 2023 को मंजूरी प्रदान की गई। इस नीति का उद्देश्य प्रदेश में जो है कि नए शूटिंग स्थलों का सुनियोजित विकास तथा फिल्म सिटी की स्थापना करते हुए राज्य को फिल्म निर्माण के लिए महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित करना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फरवरी 2023 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। उत्तर प्रदेश के नृत्य और दे दिया है और एक तरफ, और दूसरी तरफ दिया है कि उनका क्षेत्र या जिला। कार्तिक गीत नृत्य, कर्मा नृत्य, नटवरी और राय नृत्य। और दूसरी तरफ दिया है कि इनमें से पूछा है कौन सुमेलित नहीं है। तो इनमें से जो साथियों जो सही सुमेलित नहीं है वह जो देखिए राय नृत्य जो दिया है, राय नृत्य साथियों यह बुंदेलखंड की महिलाओं का मयूर नृत्य है, जबकि इसके सामने दिया है जौनपुर। तो ऑप्शन डी जो है कि सही सुमेलित नहीं है। इसे वे मुख्यतः श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर करती हैं। तो बुंदेलखंड में जो है कि राय नृत्य महिलाएं कब करती हैं, श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के अवसर पर। तो इस तरह से ऑप्शन डी हमारा जो है कि सही सुमेलित नहीं होने के कारण सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्न में से कौन सी परियोजना उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। सलाल परियोजना, माता टीला परियोजना, गंडक परियोजना, टिहरी बांध परियोजना। तो इसका सही जवाब है साथियों गंडक परियोजना। देखिए गंडक परियोजना भारत की नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। यह बिहार और उत्तर प्रदेश की सम्मिलित परियोजना है तथा इससे नेपाल को भी लाभ मिलता है। अब क्वेश्चन नंबर 31 है कि भारत की नदियों में से कौन जो है कि कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। तो इसका सही जवाब साथियों माही।
देखिए माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। यह मध्य प्रदेश के से जो है कि उद्गमित होकर राजस्थान गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो ये भी हमको आपको याद रखना कि यह नदी कहाँ गिरती है, खंबात की खाड़ी में। अब क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, और दूसरा है कि पश्चिमी घाट में अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी है, और तीसरा है कि ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है। ऑप्शन डी है कि नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियाँ पुरानी रिफ्ट घाटियाँ मानी जाती हैं। तो इसकी व्याख्या देखिए साथियों, फिर आप लोग डायरेक्ट जो है कि प्रश्न पे चले जाएंगे। देखिए पश्चिमी घाट की ऊंचाई जो है कि उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। तो कह रहा है पहले विकल्प में कि पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, और आगे है कि इसके सबसे ऊंची चोटी जो है कि केरल में स्थित अनाईमुडी है, जिसकी ऊंचाई कितना है 2695 मीटर, और जो दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। अतः विकल्प बी जो है कि क्या है, सत्य है। विकल्प बी दिया है कि पश्चिमी घाट में अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद देखते हैं साथियों, देखिए ताप्ती तथा ताप्ती नदी और सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है। ताप्ती नदी कहाँ बहती है, सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है। तो इस तरह से ये भी विकल्प सही हो जाएगा। अब देखते हैं, दो समानांतर भागों के फैलाव से रिफ्ट घाटी या गैब्रेन का निर्माण होता है। ये घाटियाँ सकरी होती है। नर्मदा, दामोदर एवं ताप्ती नदियों की घाटी जो है कि पुरानी रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। अतः कथन डी भी जो है कि सत्य है। तो इस तरह से विकल्प ए जो है कि सही नहीं है, जो कि दिया है कि पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। जबकि क्या है पश्चिमी घाट की विशेषता, कि पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर जो है कि बढ़ती जाती है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर ऊंचाई बढ़ती जाती है, जबकि विकल्प में दिया है कि पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई, उल्टा दे दिया है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 दिया है कि उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजातीय समूह पाया जाता है। क्या है कि उत्तरी पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजातीय समूह पाया जाता है। दिनारिक, मेडिटेरियन, मंगोलायड, प्रोटो ऑस्ट्रेलायड। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है मंगोलायड। देखिए उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में मंगोलायड प्रजातीय समूह जो है कि पाया जाता है। अब देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 33 हो गया ना। 34 है कि दक्षिण भारत की गंडीकोटा घाटी, जिसे कैनियन कहते हैं, दक्षिण भारत की गंडीकोटा घाटी कैनियन जो है निम्नलिखित नदियों में से किस एक से निर्मित हुई है। कावेरी, मंजीरा, पेन्नार, तुंगभद्रा। तो इसका सही जवाब साथियों पेन्नार। देखिए दक्षिण भारत की गंडीकोटा घाटी कैनियन यह जो है कि पेन्नार नदी से निर्मित हुई है। यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। गंडीकोटा तेलुगु भाषा के दो शब्दों गंडी अर्थात गार्ज एवं कोटा अर्थात किला से मिलकर बना है। गंडीकोटा को भारत का ग्रैंड कैनियन भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 35 साथियों कि समानांतर फसल का एक उदाहरण है आलू प्लस धान, गेहूं प्लस सरसों, और कपास प्लस गेहूं, ज्वार प्लस आलू। तो इसका जो सही जवाब है साथियों क्वेश्चन नंबर 35 का। देखिए पहले तो ये जान जाइए कि देखिए समानांतर फसल के अंतर्गत दो भिन्न विकास प्रवृत्ति वाली फसलें शामिल होती हैं, और इनके बीच शून्य प्रतियोगिता होती है, और दोनों फसलों द्वारा उनकी क्षमता के अनुसार उच्च उत्पादकता प्राप्त होती है। प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में जो है कि गेहूं तथा सरसों समानांतर फसलों के उदाहरण हैं। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन बी जो है साथियों वह सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें या किनमें शैल गैस के संसाधन पाए जाते हैं। कैम्बे बेसिन, कावेरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन। विकल्प बनाया है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वह है आपका क्वेश्चन नंबर 36 का। क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही जवाब हुआ ऑप्शन डी। पहला, दूसरा और तीसरा जो है कि तीनों सही हैं। अब इसकी व्याख्या देख लीजिए। यह है कि समानांतर फसल के देखिए 36 की व्याख्या है कि हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय के अनुसार ONGC ने निम्न 5 बेसिन में 187.5 TCF शैल गैस भंडार का अनुमान किया है।
जिनमें से पहला है कैम्बे और दूसरा है गंगा घाटी और तीसरा है असम एवं अराकाना और चौथा है कि कृष्णा गोदावरी और पांचवा है कावेरी। तो इसमें से इस तरह से हमारा ऑप्शन डी जो है कि सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 37 है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये करंट अफेयर से बनाया है, उस समय के लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा, लेकिन अब के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, तो इसको हम लोग स्किप कर देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है कि 31वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, वो भी इसको भी स्किप कर देते हैं, करंट अफेयर का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 आते हैं। देखिए ज्वालामुखी और देश दिया है कि कौन सा ज्वालामुखी जो है कि किस देश में है। पहला है कि माउंट रेनर, फिर उसके बाद माउंट एटना, फिर माउंट पैरकुटिन, माउंट एपो, और दूसरी तरफ दिया है इटली, मैक्सिको, फिलीपींस और यूएसए। तो इसमें जो सही जवाब है साथियों, इसका जो सही मैचिंग है वह देखिए माउंट रेनर, जिसको माउंट रेनियर भी कहते हैं, यह यूएसए में है। तो इस तरह से हमारा जो है कि ए के साथ 4 सही हो जाएगा। और माउंट एटना जो है, माउंट एटना साथियों यह इटली में है, और माउंट पैरकुटियन जो है यह मैक्सिको में है, और माउंट एपो जो है वह फिलीपींस में है। तो इस तरह से जब हम मिलाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है कि 39 का सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया है कि निम्न में से किन देशों के साथ इजराइल की साझी सीमाएं हैं। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन व मिस्र। लेबनान, सीरिया, तुर्की व जॉर्डन, साइप्रस, तुर्की, जॉर्डन व मिस्र, और तुर्की, सीरिया, ईरान व इराक। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वह है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है कि लेबनान, सीरिया और जॉर्डन व मिस्र जो है कि इजराइल की सीमा साझा करते हैं। देखिए इजराइल साथियों जो है यह पश्चिम एशिया में, इजराइल पश्चिम एशिया में मध्य पूर्व का भूमध्य सागरीय तटीय देश है। इसकी पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर से, उत्तरी सीमा जो है कि लेबनान से, उत्तर पूर्वी सीमा सीरिया से, जबकि पूर्वी सीमा जो है कि जॉर्डन से, तथा दक्षिण पश्चिम सीमा जो है कि मिस्र से लगी हुई है। अब देखते हैं, तो साथियों आज इतना ही रहने देते हैं 40 क्वेश्चन। अब बाकी के जो है कि कल के पर डे ऐसे ही जो कि 40-40 प्रश्नों का हम आपके सामने संग्रह लाएंगे। इसी बहाने हम अपनी तैयारी को जो है कि मेजरमेंट कर सकेंगे, और उसमें उसके अनुसार जो है कि जो हमें परिवर्तन या ज़रूरत होगी कि हमें अपनी तैयारी को किस तरह से क्या करना है, ताकि ऐसे प्रश्नों को हम टैकल कर सकें, तो वैसे हम उसको जो है कि करने में सक्षम होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो और ये पहल अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।